हेलो स्टूडेंट। फ्रांस की क्रांति में संविधान जो 1992 में बना, उसके बाद 93-94 में एक नए युग की शुरुआत होती है और उस युग का नाम था आतंक राज। ठीक है, तो 2 साल ऐसे रहे 93-94 में। फ्रांस के अंदर नया संविधान बनने के बाद आतंक रहा। ठीक है, तो क्या क्या समस्याएं रही इस दौरान वो देखते हैं। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। तो इसमें जहाँ का शासक था रोबेस्पियर, उसने नियंत्रण और कानून क्या कर दिए, मजबूत कर दिए, दंड नीति मजबूत कर दी। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, यानी गणतंत्र के जो भी दुश्मन थे, कुलीन, पादरियों ने, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। यानी रोबेस्पियर जो गणतंत्र फ्रांस का राजा बना, वो कुलीन, पादरियों से और उनके राजनीतिक दलों से क्या करता था, नफरत करता था। क्योंकि ये जो कुलीन पादरी थे वे गणतंत्र के विरोधी थे, इसलिए उनको पकड़ के क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उसे दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर, गिलोटिन एक प्रकार की मशीन होती थी लकड़ी के बीच में, ठीक है, जैसे दो लकड़ी के लट्ठे खड़े कर दिए और बीच में एक टेबल लगा दी और उसके ऊपर गर्दन रख दी जाती थी, और गर्दन रख करके और उसके ऊपर एक लोहे के शस्त्र से क्या किया जाता था, वार किया जाता था, तो उसकी गर्दन उधड़ से अलग हो जाती थी। तो ऐसा हथियार था ये गिलोटिन। तो जो दोषी पाया जाता था उसको गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था, यानी धड़ से सिर अलग कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खम्भों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी। आरे मतलब जैसे करोती सी होती है लोहे की, ठीक है। व्यक्ति को उस टेबल पे सिला के गर्दन उस टेबल से आगे निकाल देते थे, बाकी धड़ पीछे रहता था, ठीक है। और उसको लटका दिया जाता था कि वो हिल डुल ना सके, और फिर उसको लोहे की करोती सी कटार से उसके ऊपर वार करते थे, जिससे सिर है वो धड़ से अलग हो जाता था। तो गिलोटिन दो खम्भों के बीच लटकते वो आरे वाली मशीन थी, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। तो इस मशीन का जो आविष्कार किया था, इसका आविष्कार किया था डॉक्टर गिलोटिन ने, इसलिए मशीन का नाम भी गिलोटिन मशीन रख दिया गया। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मोनस्यूर महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन नागरिक एवं सितोयन नागरिका, यानी पुरुष को सितोयन और महिला को सितोयन कहा जाने लगा, नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। यानी चर्च थे इतने भी सारे बंद कर दिए और उनको किसका रूप दे दिया गया, भवनों का या फिर बैरक का। जहाँ बैरक क्यों होते, जहाँ पे सैनिक सिपाही ठहरते। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। तो ये भी एक प्रकार का तानाशाही हो गया। तो आगे समर्थक था वो भी इससे क्या हो गए, नाराज हो गए, त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो 94 में न्यायालय में मुकदमा चला और न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया और अगले दिन उसे क्या कर दिया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया।
स्रोत क्या है? घ। स्वतंत्रता लिबर्टी क्या है? दो परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार केमिल डेसमोलिन्स ने सन 1793 में यह लिखा। इसके कुछ दिनों बाद आतंकराज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है। पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दसियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते पर लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया था, जो ले मोनितेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश है। क्या है? लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंतता और अनम्य न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया ही जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का क्या है? अधिकार है। अब है डिक्टेटरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अब देखो, उसमें सभी को अधिकार थे। इसमें जो संपत्तिहीन थे, नए संविधान बनाया गया, उसमें जो संपत्तिहीन थे उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने नौसैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उद्देश्य का क्या कर दिया? मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी क्या किया? प्रेरित किया। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? देखो, ये वर्साय की ओर कूच करती जाती हुई पेरिस की औरतें। ये चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस में वर्साय जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने तो ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। कहने का मतलब, घर का काम काज करना महिलाओं का काम था। रोटी बनाना, कपड़े धोना, ठीक है। पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम महिलाएं कर पाती थी, क्योंकि घर के कामों में उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। दूसरी बात, जो महिलाएं काम करती थी उनको वेतन पुरुषों की तुलना में कम दिया जाता था।
महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के 60 क्लब अस्तित्व में आए। इंपॉर्टेंट बात है, महिलाओं ने खुद अपने क्या बना लिए, क्लब बना लिए, संघ बना लिए। तो 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें जो महत्वपूर्ण क्लब था वो कौन सा था? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। इंपॉर्टेंट है ये। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें, क्योंकि देखो उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, वोट देने का अधिकार नहीं था, तो वो निराश हुई इस बात से कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक जो पद हैं उनमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए ताकि उनकी मांग है वो सरकार तक पहुंच सके और वे अपने अधिकारों की मांग सरकार से कर सकें। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिताओं ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया और मर्द और दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। तो महिलाओं को भी कुछ अधिकार दे दिए गए। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। तो आतंक राज में महिलाओं के अधिकार दोबारा छीन लिए। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक सम्मति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। तो आखिरकार 1946 में महिलाओं को मत का अधिकार प्राप्त हो गया। स्त्रोत: क्रांतिकारी महिलाएं ओलंप दे गूज 1748 से 1793 का जीवन। ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप में से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते भेजा गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो ये थी ओलंप दे गूज, जिसने महिला अधिकारों की मांग रखी, जिसको बाद में देशद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। फिर है ओलंप दे गूज के घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार। औरत जन्म स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष और महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तो ये अधिकारों की मांग रखी उसने। कौन से? स्वतंत्रता, संपत्ति रक्षा और शोषण के विरोध। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों और महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए।
ये सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिलाएं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के समान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुष की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का क्या करें, पालन करें। स्त्रोत जय। सन 1993 में जैकोबिन राजनीतिक सोमेत ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुष से कहा, पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीति करते हुए यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा, स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुख दायित्व यही तुम्हारे कार्य हैं। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा नहीं हो चुका है? अवैध दास प्रथा का उन्मूलन, इसका अध्ययन करेंगे अपन अगले पीरियड में। ठीक है, ओके।